सॉरी छात्रों, क्षमा चाहेंगे, कुछ टेक्निकल इशू आने के चलते वीडियो पॉज हो गया था, उसके लिए आप लोगों से क्षमा पात्र, सॉरी। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक बात किए थे, नासिरुद्दीन महमूद पे बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में यह बात किए थे कि नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में सबसे अहम रोल जो था वह बलबन का था। किसका था? बलबन का था। अब बात आती है कि एक प्रश्न और हम लोग बात किए थे कि नासिरुद्दीन महमूद की जो शादी हुई थी वह बलबन की पुत्री से हुई थी, अर्थात बलबन ने अपनी पुत्री से नासिरुद्दीन महमूद की शादी कर दी और नासिरुद्दीन महमूद ने खुशी होकर बलबन को उल्लू खां की उपाधि से सम्मानित किया था। आपको यह नाम याद रखना, उल्लू खां की उपाधि पूछा जाता है एग्जाम में, किसको दिया गया था? तो बलबन को दिया गया था। और किसने दिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब बात आती है कि नासिरुद्दीन महमूद के यहाँ बलबन उस समय किस पद पर काम कर रहे थे? तो नासिरुद्दीन महमूद के यहाँ बलबन उस समय नायब ए मुमलिकात के पद पर काम कर रहे थे। याद रखिएगा, नायब ए मुमलिकात। हालांकि हम लोग पीछे बात किए हैं नायब ए मुमलिकात। यहाँ पे एक प्रश्न याद रखने की जरूरत है कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में जो बलबन थे उनके दरबार में किस पोस्ट पर काम कर रहे थे? तो नायब ए मुमलिकात के पोस्ट पर काम कर रहे थे। और हम लोग पीछे कहानी में बात किए हैं, अभी बहराम शाह पर भी बात किए हैं। किस पे बात किए हैं? बहराम शाह के यहाँ भी जो है बलबन जो रह रहे थे, सॉरी, अलाउद्दीन मसूद शाह के यहाँ अमीर ए हाजी पद पर थे और बहराम शाह के यहाँ जो है बलबन जो है अमीर ए आखुर के पद पर थे और रजिया सुल्तान के यहाँ बलबन जो है अमीर ए शिकार के पद पर थे। इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद दिल्ली का अगला शासक जो है वह खुद गयासुद्दीन बलबन बनते हैं। कौन बनते हैं? गयासुद्दीन बलबन। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन पर। तो यहाँ याद रखने की जरूरत है, गयासुद्दीन बलबन से एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको बता दें कि गुलाम वंश में जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से ज्यादा प्रश्न बनता है, उसके बाद इल्तुतमिश से ज्यादा प्रश्न बनता है और उसके बाद बलबन से ज्यादा प्रश्न है। बीच के जो शासक हैं उन लोगों से कभी एका दुका एकाध प्रश्न बन जाए तो अच्छा है, लेकिन नाम मात्र समझिए, बहुत कम ही प्रश्न बनते हैं बीच के शासक से। हम बात कर रहे हैं गयासुद्दीन बलबन पर। थोड़ी सी कहानी को समझिएगा। गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन पर बात कर रहे हैं। गयासुद्दीन बलबन, आपको बता दें पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम था वह 1265 से लेकर 87 तक था। 1265 से लेकर 1287 तक था। अब बात आती है कि नासिरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद दिल्ली का अगला शासक गयासुद्दीन बलबन बनते हैं। और आपको बता दें गयासुद्दीन बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन का बचपन का नाम जो था वह बहाउद्दीन था। हमेशा पूछा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन का बचपन का नाम क्या था? तो वह बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। अब बात आती है कि बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन का बचपन का नाम था। यहाँ एक आपको थोड़ी सी तथ्य याद रखने की जरूरत है। मैं बता दूं कि गयासुद्दीन बलबन को बचपन के समय में, अर्थात जब यह बच्चे थे, छोटे थे, उस समय मंगोल सब इनको जो है मंगोल सब इनको जो है किडनैप कर लिया था। बात को ध्यान से समझिएगा। गयासुद्दीन बलबन जब छोटे थे अर्थात बच्चे थे तो उस समय इनको मंगोल लोग क्या कर लिए थे? तो किडनैप कर लिए थे। और जब मंगोल लोग किडनैप इनको कर लिए थे तो इनको जो है बसरा के गजनी के, याद रखिएगा, गजनी के बसरा निवासी, मंगोल लोग जब किडनैप कर लिए तो गजनी के बसरा निवासी, यहाँ पर बात को समझिए, गजनी के बसरा निवासी जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। गजनी के बसरा निवासी किसके हाथों बेच दिया था? तो जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। हमेशा ऊपर लेवल के एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है कि बलबन को बचपन में मंगोल लोग किडनैप कर लिए थे और किडनैप करने के बाद गजनी के अंतर्गत एक छोटी सी जगह थी बसरा, तो वहीं गजनी के बसरा निवासी जमालुद्दीन के हाथों क्या किया था? मंगोल लोग बेच दिया था। आपको बता दें वैसे बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम भी है। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है बलबन किसका गुलाम है? तो यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो था वह किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि बलबन किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन को बचपन में कौन पकड़ लिए थे? तो बलबन को बचपन में मंगोल लोग पकड़ लिए थे, किडनैप कर लिए थे और पकड़ने के बाद गजनी के बसरा निवासी जमालुद्दीन के हाथों क्या कर दिया था? मंगोल सब बेच दिया था।
अब हम बात करते हैं कि गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक गद्दी को धारण किए रहे। अब कहानी आती है गयासुद्दीन बलबन से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गयासुद्दीन बलबन यह वही शासक है जिसने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा का प्रचलन किया था। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा एवं पैबोस पूछा जाता है एग्जाम में, सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो वह किसने किया था? बलबन ने किया था। सिजदा और पैबोस नामक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। आपको बता दें, सिजदा में जो है सिर झुकाकर और पैबोस में पैरों को चूमकर, इस तरह का कंडीशन बलबन के यहाँ दरबार में था कि सिजदा में सरदार अर्थात सुल्तान के सामने सिर झुकाया जाता था और पैबोस का अर्थ होता है कि सुल्तान के पैरों को चूमा जाता था। तो यह प्रथा जो है गयासुद्दीन बलबन ने अपने यहाँ चलाया था। इसके साथ साथ हम बात करें कि फारसी त्यौहार नवरोज, आपको पता ही है फारसी त्यौहार जो है वह कौन सा है? नवरोज। फारसी त्यौहार नवरोज का प्रचलन किसने किया था? तो फारसी त्यौहार नवरोज का प्रचलन भी कौन किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने ही किया था। तो कहने का मतलब है कि फारसी त्यौहार नवरोज को किसने चलाया था? तो नवरोज को बलबन ने चलाया था। सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथा को किसने चलाया था? तो बलबन ने चलाया था। और यहाँ से एक और प्रश्न बलबन से पूछा जाता है कि राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो राजत्व का सिद्धांत आपको बता दें, यह भी बलबन ने ही दिया था। राजत्व का सिद्धांत कौन दिया था? तो बलबन दिया था। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ याद रखिए, बलबन राजत्व के सिद्धांत के तहत यह बताते हैं कि ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को, सुल्तान जो होते हैं वो क्या होते हैं? ईश्वर का प्रतिनिधि होते हैं। ऐसा बलबन का मानना था। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होते हैं और पृथ्वी पर जो सुल्तान है वह ईश्वर का एक तरह से आत्मा है, एक तरह से ईश्वर के रूप, ऐसा बलबन का मानना था। तो राजत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो बलबन ने दिया। फारसी त्यौहार नवरोज को किसने मनाना चालू किया? तो बलबन ने। सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने चलाया? तो बलबन ने। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि तुर्क ए चिहलगानी का विनाश किसने किया, अर्थात उसको खत्म किसने किया? तो यह भी बलबन ने किया, जिसे चालीसा भी बोला जाता है। तुर्क ए चिहलगानी जिसे क्या बोला जाता है? चालीसा कहा था। आपको बता दें कि इस चालीसा को इल्तुतमिश ने चलाया था। पिछले क्लास में हम लोग बात किए हैं तुर्क ए चिहलगानी का जो है स्थापना या गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया। लेकिन तुर्क ए चिहलगानी को नष्ट किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया। अब और थोड़ी सी बात को हम जाने, गयासुद्दीन बलबन से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। गयासुद्दीन बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था, आपको पता ही चला है। अब बात करते हैं कि गयासुद्दीन बलबन जो थे, इनका जो मृत्यु है वो 1287 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1287 ईस्वी में। इससे पहले एक और प्रश्न गयासुद्दीन बलबन से बनता है। इनके यहाँ जो गुप्तचर विभाग था, अर्थात गुप्तचर आपको पता ही है, गुप्तचर किसको बोला जाता है? जो गुप्त सूचना देते हैं। तो इनके यहाँ का गुप्तचर विभाग को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। गयासुद्दीन बलबन के यहाँ जो गुप्तचर विभाग काम कर रही थी उसका नाम था बरीद ए मुमालिक। याद रखिएगा, पूछा जाता है। बरीद ए मुमालिक जो है गुप्तचर विभाग किसके यहाँ था? तो वह गुप्तचर विभाग किसके यहाँ था? तो गयासुद्दीन बलबन के यहाँ था। बात क्लियर है। अब बात आती है कि गयासुद्दीन बलबन के 2 पुत्र थे। गयासुद्दीन बलबन के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। और एक का नाम मोहम्मद खां था और दूसरा का नाम बुगरा खां था। याद रखेंगे यहाँ पे, गयासुद्दीन बलबन के 2 पुत्र थे। गयासुद्दीन बलबन के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। देखिएगा, गयासुद्दीन बलबन के पुत्र, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं बलबन के पुत्र पर। बलबन के पुत्र। तो गयासुद्दीन बलबन के 2 पुत्र थे। कौन कौन थे? तो पहला पुत्र का नाम मोहम्मद खां था। अर्थात बड़े पुत्र थे मोहम्मद खां। और दूसरा पुत्र का नाम जो था वह बुगरा खां था। यहाँ पे आपको बात समझना है थोड़ा सा। बलबन के 2 पुत्र मोहम्मद खां और कौन? बुगरा खां। देखिए, हमेशा मंगोल आक्रमण के चलते बलबन डरा सहमा जैसा रहता था और अपने पुत्र को बचाने के लिए बलबन ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर एक सुदृढ़ किला का निर्माण कराया था। उस समय दिल्ली पर मंगोल खतरा हमेशा बना रहता था, जिसके चलते बलबन जो है भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के करीब एक सुदृढ़ किले का निर्माण कराया था कि मंगोल सब दिल्ली में एंट्री नहीं करे, इसके चलते। लेकिन इस सुदृढ़ किला का निर्माण कराने के बावजूद भी 1286 ईस्वी में, बात को ध्यान समझिएगा, सुदृढ़ किला बनवाने के बावजूद भी
1286 ईस्वी में बलबन के बड़े पुत्र अर्थात मुहम्मद खां मंगोलों से लड़ते लड़ते विजय प्राप्त हुआ। अर्थात क्या हुआ कि यह शहीद हो गया। यहाँ बात को समझिएगा, बलबन के दो पुत्र थे, एक का नाम मुहम्मद खां था और दूसरा का नाम बुगरा खां था। जब दिल्ली सल्तनत के पर मंगोलों का उस समय बहुत अधिक खतरा मंडरा रहा था, तो बलबन ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के पास एक बहुत विशाल सुदृढ़ किले का निर्माण कराया कि मंगोल लोग दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन उसके किला बनवाने के बावजूद भी दिल्ली में मंगोलों का प्रवेश हो जाता है और मुहम्मद खां मंगोलों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात मंगोल लोग मुहम्मद खां की मृत्यु हत्या कर देते हैं 1286 ईस्वी में। इसी वियोग में आकर अर्थात पुत्र की हत्या के वियोग में आकर बलबन की मृत्यु जो है वह 1287 ईस्वी में हो जाती है। पुत्र वियोग के कारण बलबन की मृत्यु जो है वह 1287 ईस्वी में हो जाती है। अब यहाँ पर बलबन और उनके बड़े पुत्र मुहम्मद खां का चैप्टर क्लोज होता है। आगे हम बात करें तो बलबन के दो पौत्र थे। बलबन के दो पौत्र थे। बलबन के पौत्र, ध्यान समझिएगा, बलबन के जैसे दो पुत्र थे वैसे ही बलबन के दो पौत्र थे। एक का नाम था कैकुबाद और दूसरा का नाम था कैमूर्स। कैकुबाद और कैमूर्स। यहाँ पर आपको कहीं की किताबों में लिखा है डायरेक्ट कैमूर्स के बारे में कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कैमूर्स था। और गुलाम वंश में ऐसे बलबन के दो पौत्र बताए जाते हैं। पहला का नाम कैकुबाद और दूसरा का नाम कैमूर्स था। इसी कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी हम बात को एक बार और रिपीट कर ले। गयासुद्दीन बलबन से एक प्रश्न बनता है। गयासुद्दीन बलबन जो था वह अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का आत्मा अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। इसने सबसे पहले सिजदा और पैबोस नामक प्रथा का प्रचलन किया था। सिजदा में जो है सुल्तान के सामने सर झुकाकर और पैबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना, ऐसी प्रथा इनके यहाँ थी। उसके बाद हम बात करें तो राजत्व का सिद्धांत बलबन ने ही दिया था। उसके बाद बात करें तो तुर्क के चिहलगानी जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था अर्थात चालीसा का विनाश बलबन ने ही किया था। उसके बाद हम बात करें तो फारसी त्यौहार जो है नवरोज का प्रचलन भी बलबन के द्वारा कराया गया था। उसके बाद बात करें तो लौह और रक्त नीति, यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, लौह और रक्त नीति यह भी प्रचलन जो है बलबन के द्वारा किया गया था। लौह और रक्त नीति का जो प्रचलन किया गया था वो भी किसके द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन का बचपन का नाम पता ही है, बहाउद्दीन था। बचपन में बलबन को मंगोल सब किडनैप कर लिया था और गजनी के बसरा निवासी जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। ऐसे बलबन इल्तुतमिश के गुलाम भी हैं, आपको पता रहना चाहिए बात। तो चलिए आज और गुलाम वंश के अंतिम शासक जो है कैमूर्स हैं। कैमूर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करके और आगे फिर दिल्ली के खिलजी वंश की स्थापना करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग फिर आज का जो है टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल हम लोग खिलजी वंश पे विधिवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और हमेशा निरंतर यह कोशिश कीजिए कि आपको अपना एक सीट सुनिश्चित करना है। वह चाहे कोई भी समस्या आए, कोई भी जो है दुविधा है, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको निरंतर अपने मेहनत पे ध्यान रखना है और कंटिन्यूअस रूप से आप निरंतर मेहनत कीजिए, आपका एक सीट कंफर्म होगा। मैं उम्मीद देता हूं कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसका जो है फल एकदम मीठा होता है, वह हमेशा अपने मंजिल को पाता है। तो परिश्रम करने वालों को कभी निराश भगवान नहीं किया है। मैं भगवान से यह विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी तमाम छात्र आज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लगन और ईमानदारी से कर रहे हैं, भगवान उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।